हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च महीने के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, अभी हाल ही में जारी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नाम की बुक है, जो ये किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा रत्नाकर शेट्टी। तो पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे और अभी इन्हीं की आत्मकथा है ये, जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। और अभी इसे लॉन्च किसने किया? बीसीसीआई और आईसीसी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं शरद पवार, उन्होंने। बाकी सुरेश रैना की आत्मकथा आई थी जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इनकी आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और अभी चंद्रचूड़ घोष का नाम आपने पढ़ा होगा, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अच्छा चलिए आप लोग बताइए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनकी आत्मकथा अभी आई थी, उसका नाम क्या है? अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होगी? 5 लाख रुपए। आपको याद होगा, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन किया गया था और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज किया गया था। और हरियाणा ने अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया था। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी लता मंगेशकर जी के सम्मान में उनके नाम पे एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है ये बताना है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया? तो आंसर होगा IOCL। तो अभी 11 मार्च को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार विजेताओं को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने सम्मानित किया है। इसमें पहले स्थान पे है IOCL, दूसरे स्थान पे ONGC, तीसरे पे है HPCL। अच्छा, IOCL स्थापना होती 1959 में, इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। आपको याद होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये उत्तर प्रदेश में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी बनाएगी। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार यानी कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड किसने जीता था? तो आंसर होगा कोल इंडिया ने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी HPCL के भी CMD बने थे पुष्प कुमार जोशी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल। और मित्तल से 2-3 नाम मैंने आपको याद करवाए हैं, जैसे कि एक तो रवि मित्तल और एक गीता मित्तल। रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनी। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति के अध्यक्ष बनी। और अलका से याद आएगा, अलका उपाध्याय का नाम, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और अनुकृति उपाध्याय ये किंत्सुगी नाम के नॉवल है, उसके लिए इन्होंने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा भूमिका श्रेष्ठ। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं ये भूमिका श्रेष्ठ, जिनको प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार करने की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। और अमेरिकी विदेश विभाग का ये लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को ये पुरस्कार दिया गया। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, एक आध प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। अच्छा, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक आध इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके, जैसे कि अभी पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी थी? सारा गिल बनी थी। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना में। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने भी भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए अभी कौन सी योजना शुरू की थी? स्माइल योजना। अभी मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? श्रुति सितारा बनी थी। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला भारतीय राज्य बना था कौन सा? कर्नाटक। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान रखना।
अच्छा बताइए, अभी किस मशहूर गोल्फ खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा टाइगर वुड्स को। तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, और अभी इन्हीं को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, एक गोल्फ प्लेयर हैं, उनका नाम आपको और याद रखना है, अदिति अशोक उनका नाम है। भारतीय गोल्फर हैं ये अभी हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। पढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर है ये झूलन गोस्वामी, और इन्होंने वर्ल्ड कप के 30 मैचों में टोटल 40 विकेट लिए, और इस प्रकार वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में ये टॉप पर पहुंच गई। अच्छा, अभी ये आपके महिला विश्व कप 2022 ये कहाँ पे शुरू हुए थे? न्यूजीलैंड में। बाकी मिताली राज आपको पता है सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं ये उनका 6वां वर्ल्ड कप है, और विदेश में 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी बनी थी मिताली राज। उससे पहले हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी कौन बनी थी? मिताली राज। बाकी स्मृति मंदाना पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अभी आपको याद होगा आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता था, रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता था इन्होंने। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? अभी शेफाली वर्मा। उसके अलावा अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा वीआर वनीता ने। और दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम था इलीन एश। और भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम है चंद्रा नायडू। अच्छा, एक शकीबुल गनी का नाम भी याद रखना, बिहार के हैं ये वैसे। अभी प्रथम श्रेणी रणजी में अपने पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे, नाम है शकीबुल गनी, याद रहेगा ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। तो अभी हरमनप्रीत कौर ये महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। अभी आपको बताएं, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 है ये कहाँ पे शुरू हुआ था? न्यूजीलैंड में। तो अभी वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 107 गेंदों पर 109 रन बनाए इन्होंने। इससे पहले 2013 में 107 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और 2017 में 171 रन इन्होंने बनाए थे। तभी हमने कहा कि वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं ये। क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे। तो अभी याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे गुजरात के वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। वैसे आपको बता दूं, इस राज्य स्तरीय खेल कार्यक्रम को पहली बार 2010 में खुद नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था, जब वे वहाँ के मुख्यमंत्री थे। और अभी उन्होंने डिजिटल रूप से गुजरात खेल नीति 2022 से 27 का भी अनावरण किया है, और इस नई नीति का उद्देश्य है गुजरात को देश का खेल केंद्र बनाना। तो खेल महाकुंभ की बात हो रही है, 2021 में ये इसका 11वां संस्करण है, जिसमें 36 तो सामान्य खेल और 26 पैरा खेल है पैरा खिलाड़ियों के लिए। चलो आप बताओ, अभी चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कहाँ पे होंगे, और 5वें वाले भी कहाँ पे होंगे ये भी बताओ। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO यानी कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी 8 मार्च को जब हमने इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया, उसी मौके पर देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया। किसने? फिक्की ने। इसमें 25 महिला यूनिट्स हैं, जो हरित श्रेणी के 16 अलग अलग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती है। तो मतलब ये पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और कंट्रोल में है। अच्छा, अभी आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट जो है ये हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित कर रहा है, जो कि भारत में इसका चौथा है। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। और भारत का पहला ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट यानी कि उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा हैदराबाद में।
अभी फिक्की का नाम मैंने लिया, फिक्की का फुल फॉर्म भी ध्यान रखो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अभी इससे 2 अपॉइंटमेंट आपने पढ़े होंगे। इसके प्रेसिडेंट बने थे संजीव मेहता और डायरेक्टर जनरल अरुण चावला। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अभी उन्होंने और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। और इसी तरह मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पहला तो ये ग्वालियर में हो गया, बाकी के 4 कहाँ पे खुलेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। अच्छा चलिए बताइए, अभी किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? इजराइल बना था। अभी आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन शुरू किए थे? तो आंसर हो जाएगा 100। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया, तो ग्वालियर में। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? केरल में। इंद्रजाल क्या है? ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है, जिसको बनाया ग्रीन रोबोटिक्स ने, हैदराबाद की कंपनी है। और हम हेरॉन ड्रोन ले रहे हैं किससे? इजराइल से। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तेरतेर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, अभी उन्होंने भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में। लागत आई है 150 करोड़ रुपए। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 42 मिलियन यूनिट्स पर ईयर। और इसे किस कंपनी ने लगाया? तो सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री की आत्मकथा आई थी, उनका नाम क्या है? उंगलिल ओरुवन। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु के तंजावुर में। तंजावुर में ही आपको बृहदेश्वर मंदिर भी मिलेगा। बाकी नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में ही। याद रखना, ये सब पढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। और ये जानकारी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने मार्च 2022 में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए दी। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र कृषि निर्यात नीति बनने वाला पहला राज्य बन गया है। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। और बताओ, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला भारतीय शहर कौन सा था? मुंबई। विश्व में ये 5वें स्थान पर है। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और मुंबई जो है ये किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको मिलेंगे। एक थाल घाट दर्रा है जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा भोर घाट दर्रा है जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, इरडाई इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा देबाशीष पांडा। तो पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं देबाशीष पांडा, जिन्हें अभी इरडाई का नया चेयरमैन बनाया गया है। किनका स्थान लिया इन्होंने? सुभाष चंद्र खूंटिया का। इरडाई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। बाकी टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और जी अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये बने थे। और जी अशोक कुमार नाम से एक और व्यक्ति का नाम है, अभी ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अजय भूषण पांडे को। तो अभी अजय भूषण पांडे को 3 साल के लिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा चलिए मुझे बताइए, अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा डॉक्टर उन्नी कृष्णन। इन्होंने किनका स्थान लिया? एस सोमनाथ का, जो कि अभी इसरो के 10वें प्रमुख बन गए। एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने दिनेश कुमार सकलानी। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने अनंत नागेश्वरन। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा गैब्रियल बोरिक। तो अभी गैब्रियल बोरिक ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं।
बाकी हमने पढ़ा था कैटलिन नोवाक के बारे में, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। जर्मनी के नए चांसलर बने ओलाफ स्कॉल्ज, और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी अभी मैग्डलेना एंडरसन। चिली की बात करेंगे, कैपिटल इसकी सैंटियागो है, करेंसी होती है पेसो। और अटाकामा का मरुस्थल ये आपको चिली में ही मिलेगा, ये एक साउथ अमेरिकी देश है और ये अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किसे चार धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा ए के सीकरी को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ए के सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जो कि पूरे हिमालय घाटी पर चार धाम परियोजना के स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। ये किनका स्थान लेंगे? प्रोफेसर रवि चोपड़ा का। और इस चार धाम परियोजना का उद्देश्य क्या है? हिमालय में चार धाम तीर्थ स्थलों जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से संपर्क में सुधार करना, जिससे इन केंद्रों की यात्रा तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। बाकी देवाशीष पांडा अभी इरडाई के चेयरमैन बने थे, सीबीएसई के चेयरमैन बने थे विनीत जोशी, और अभी मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे मुनीश्वर नाथ भंडारी। फिर बताइए अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 मार्च को। तो याद रखना अब से हर साल 10 मार्च को ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के रूप में मनाया जाएगा। इसे पहली बार अभी 2022 में ही मनाया जा रहा है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा, तो आंसर हो जाएगा कतर। चलिए 2-3 स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछते हैं। पहला प्रश्न तो ये बताओ कि जो हमारे हाई कोर्ट है उनमें पहली महिला न्यायाधीश जज कौन रही थी, तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट से थी ये। और अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन रही थी, तो आंसर होगा लीला शेठ, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करते हैं तो पहली महिला जज कौन रही, तो आंसर होगा फातिमा बीवी। और अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन रही थी, तो आंसर होगा अभी तक कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है, 2027 में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। वर्तमान में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में 4 महिला जजेज हैं, न्यायाधीश हैं। कौन कौन? इंदिरा बनर्जी, हेमा कोहली, बीवी नागरत्न और बेला एम त्रिवेदी। और हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड में। अभी आपको पता है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जज बनी थी कौन? आयशा मलिक। और अभी यूएस की सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला अश्वेत जज कौन बनी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ये लगातार दूसरे साल स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर आए। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, क्योंकि पिछली बार यानी कि 2020 की जो रैंकिंग थी उसमें भी आंध्र प्रदेश इस रैंकिंग में टॉप पे था। और आंध्र प्रदेश तो टॉप पे है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पे है उड़ीसा। अच्छा चलिए बताइए आप तो कि अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी और उसमें टॉप पे कौन सा देश था। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्य कार्यक्रम शुरू किया, तो आंसर होगा कर्नाटक। तो इस कार्यक्रम में होगा क्या? योग्य कौशल युक्त यानी कि स्किल्ड वुमेन्स को रोजगार देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें 2026 तक 5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो मतलब उद्देश्य क्या है? महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को 50% तक करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, अभी कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में पढ़ा होगा आपने। ये किसने शुरू की थी? छत्तीसगढ़ सरकार ने। और मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना ये शुरू की थी हरियाणा ने। समर्थ योजना शुरू की थी एमएसएमई मंत्रालय ने। देखो कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है, यहीं पे आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, इसरो वगैरह का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बम्मई हैं और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। चलिए बताइए अभी किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा कैटलिन नोवाक। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कैटलिन नोवाक। ये हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है। ये किनका स्थान लेंगी? जोनोस एडर का स्थान लेंगी। और हमने इनको कैसे याद किया था? नोवाक से आपको एक टेनिस प्लेयर याद आएंगे, नोवाक जोकोविच। और ये काफ़ी सारे टूर्नामेंट जीतते रहते हैं, आपको पता है। इन्हें जीतने की भूख है,
भूख है यानी कि हंगरी, तो नोवाक हंगरी है जीतने के लिए। तो इस तरह से हमने इसको याद कर लिया था, ऐसे आपको याद भी रह जाएगा। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? हंगरी से याद आएगा, हंगरी भूखा है कौन? नोवाक जोकोविच। तो ऑप्शन में देखोगे नोवाक यानी कि कैटलिन नोवाक। बाकी डेम सेंड्रा मैसन, ये बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी और बारबाडोस के भी फिर से प्रधानमंत्री बनी थी कौन? मिया मोटली। नजला बोदेन, ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी सामिया सुलूहू हसन। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और ये बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। और इसी नदी के किनारे आपको ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना भी मिल जाएगी। करेंसी इसकी हंगेरियन फॉरेंट है और पहली महिला प्रेसिडेंट याद रखना कैटलिन नोवाक। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC म्यूचुअल फंड ने। तो अभी HDFC म्यूचुअल फंड ने महिला निवेशकों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। और ये योजना महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। मतलब ये महिला इन्वेस्टर्स के लिए एक अनूठी मिस्ड कॉल सर्विस है। तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर मिस्ड कॉल करोगे तो आपको महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल आएगा। फिर ये महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उन महिला निवेशकों के प्रश्नों का उत्तर देगी और उनका मार्गदर्शन करेगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या और कैसे निवेश करें, SIP के फ़ायदे क्या हैं वगैरह वगैरह। तो इसके माध्यम से HDFC म्यूचुअल फंड महिला निवेशकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहती है ताकि वे अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके। अच्छा, यस म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, इसका नाम बदल करके व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट हो गया है। तो LIC म्यूचुअल फंड के अभी MD CEO कौन बन गए हैं? TS रामकृष्णन। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए ये मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है जिसकी लागत है कितनी? 85 करोड़ रुपए। तो ये योजना है क्या? इसमें 7,000 चाय बागान श्रमिकों को रहने के लिए आवास, राशन और वित्तीय सहायता दी जाएगी। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष ये एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ये योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। तो याद रखना, इस मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा पूर्ण टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर है, यानी कि पहले स्थान पर है। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस अकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और अभी इन्होंने एक बुक भी लॉन्च की थी। उस बुक का नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और गवर्नर तो गणेशी लाल है ही सही। बाकी देखो उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व यहाँ पे होता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव होता है और बोईता बंदना महोत्सव भी हमने यहाँ पे मनाया था। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताओ वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनके अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक कितने तक बढ़ने का अनुमान है? तो आंसर होगा $800 अरब। तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आय में वृद्धि के कारण भारत की डिजिटल इकॉनमी 2030 तक तेजी से $800 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में 6,300 से ज़्यादा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग का संयुक्त मूल्यांकन अगले 3 सालों में बढ़कर के $150 अरब हो जाएगा।